हेलो नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के एक नई वीडियो। आज की हमारी वीडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स पर आधारित है। आज हम इस वीडियोज़ में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग आपको जो भी वीडियोस बनाएं उसके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किसी मापन यंत्र की स्टैंडर्ड से तुलना को कहा जाता है? ऑप्शन ए रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी कैलिब्रेशन, ऑप्शन सी प्रिसीजन एंड ऑप्शन डी एक्सटेंशन। देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम जब किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से तुलना करते हैं तो उसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कैलिब्रेशन। देखिए, कहते हैं ना कि आपने किसी इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लिया कि नहीं कर लिया, यानी कि जो स्टैंडर्ड है उससे उसको मेज़र कर लिया या नहीं कर लिया, उसी के बाद जो है हम उसको मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एनवायरमेंटल एरर किस श्रेणी का एरर है? ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल एरर होती है वो किस श्रेणी का एरर है? ऑप्शन ए ग्रॉस एरर, ऑप्शन बी सिस्टमेटिक एरर, ऑप्शन सी रैंडम एरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो एनवायरमेंटल एरर है वो आपका सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पैरालैक्स एरर कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए ग्रॉस एरर को, ऑप्शन बी सिस्टमेटिक एरर को, ऑप्शन सी रैंडम एरर को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये जो पैरालैक्स एरर है वो सिस्टमेटिक एरर को कहा जाता है। ये बेसिकली पैरालैक्स एरर होता क्या है? देखिए, जब हम किसी एक ही वस्तु को दो अलग अलग बिंदुओं से देखते हैं, ठीक है, एक ही वस्तु को दो अलग अलग पॉइंट से देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक एंगुलर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो एंगुलर शिफ्ट होने की वजह से उसके देखने में जो एरर आती है, तो दैट इज़ द पैरालैक्स एरर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या CRO का इनपुट प्रतिरोध होता है मेगा ओम्स में, किलो ओम्स में, टेंस ऑफ ओम्स में या ओम्स में? देखिए, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होता है ये आपका मेगा ओम्स में होता है। ओके, मेगा ओम्स में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के प्रचलित होने का मुख्य कारण क्या है? ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों, रीज़न क्या है? तो ऑप्शन ए हाई सेंसिटिविटी एंड रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी फास्ट रेस्पॉन्सेज एंड कंप्यूटर से कंपेटेबिलिटी, ऑप्शन सी IC में फैब्रिकेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं आप जानते हैं कि डे बाय डे इनमें बहुत रिसर्च चलती रहती है, तो इनकी जो है ऑपरेशन में, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अभी उसमें प्रॉब्लम है, मैं उसको थोड़ा कर नहीं पाया हूँ, अभी करके बताता हूँ, एक सेकेंड। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर के ओपैम्प को यूज़ करते हैं एज। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर है उसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज ए एडर, एज ए बफर, एज ए इंटीग्रेटर, एज ए डिफ्रेंशिएटर। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर होता है ये क्या काम करता है? ये रेजिस्टेंस को नापने की वैल्यू को नापता है, मेज़र करता है। तो हम इसको एज ए बफर ही यूज़ करेंगे। ठीक है,
उसमें जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो एज ए बफर यूज़ होता है और कोई काम नहीं उसका। बफर का मतलब सिग्नल को एज इट ले लेना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहे हैं यदि इनपुट पावर व आउटपुट पावर समान हो तो डीबी पावर गेन होगी। देखिए आप लोग जानते ही हैं कि जो डीबी पावर होती है उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, 10 log, ओके, 10 log B2/B1, जहाँ B2 आउटपुट पावर है, B1 इनपुट पावर है। तो जब ये कह रहे हैं कि इसका जो बेस है वो 10 होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब वो इनपुट पावर और आउटपुट समान है, इनपुट पावर और आउटपुट दोनों ही समान है, तो आप क्या हो जाएगा, जब दोनों ही समान है तो B1 और B2 बराबर हो जाएगा, यानी कि C कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शून्य, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे हैं कि यदि आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम है तो डीबी पावर गेन होगी। तो वही है, देखिए कि अगर इनपुट पावर आउटपुट पावर से कम है तो डीबी पावर गेन होगी, शून्य होगी या 1 होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो देखिए जो डीबी का फार्मूला होता है वो डीबी इक्वल्स टू 10 log B2/B1 होता है। तो इसमें क्या है कि इनपुट पावर से कम है कौन सी, आउटपुट पावर, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो आएगी B1 इज़ ग्रेटर देन B2, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 से कम आएगी। और जब 1 से कम आएगी तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, नेगेटिव आएगी वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं यदि आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज़्यादा है, आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज़्यादा है तो डीबी पावर गेन होगी। वही सेम केस क्या होगा कि डीबी है, डीबी इक्वल्स टू 10 log base 10 B2/B1। तो ये कह रहे हैं कि आउटपुट पावर ज़्यादा है इनपुट से, यानी कि जो B2 की वैल्यू है वो ज़्यादा है B1 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो 1 से या तो 1 से ग्रेटर आएगी। जब 1 होगी तो 0 होता है, आप लोग जानते हैं लॉग की वैल्यू। अगर log 1 की जो वैल्यू है वो 0 होगी और 1 से ज़्यादा हो तो वो 0 से ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, यानी पॉजिटिव होगी वैल्यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ऑडियो पावर मेजरमेंट में लगा डमी लोड होता है। ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो पावर मेजरमेंट है इसमें जो डमी लोड होता है वो क्या होता है, शुद्ध प्रेरक होता है, शुद्ध कैपेसिटिव होता है, या कुंडली होती है, या रजिस्टर होता है, शुद्ध रजिस्टर होता है। देखिए वो जो डमी लोड होता है वो प्योर रजिस्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, शुद्ध प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं यदि किसी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लगे 2 स्टेजों की वोल्टेज गेन 100 dB एंड 20 dB है तो ओवरऑल गेन होगी तो कितनी होगी, 120 dB। देखिए जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं और उनकी गेन अगर आपको dB में दे रखी है तो उनको सीधे ऐड कर देना है। जैसे 1 की 100 है और अदर की 20 है तो 100 + 20 120 dB हो जाएगी। वहीं अगर सिर्फ एम्पलीफायर की गेन दे रखी है जो किसी यूनिट में नहीं है, सिर्फ गेन तो एक रेशो होता है ना, अगर वो dB में ना होकर के सिंपल है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पर dB नहीं होता, 100 × 20 गेन होता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते, सीधा 2000 आंसर होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर dB में दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, dB में दिया है तो इसको प्लस करेंगे,
ठीक है। जैसे आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, अगर डीबी में ओवरऑल गेन निकालना है और वो दोनों का दे रखा है तो वो आपका ऐड हो जाएगा G1 प्लस G2। ये किस में होगा? डीबी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आपके घर पहुंचने वाली पीक वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है। देखिए, जो घरों में बिजली आती है, अगर हम उसकी पीक वैल्यू निकालें या उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो इसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, V RMS इक्वस टू BP, ओके, BP अपॉन √2। तो ये कह रहे हैं कि आपके घर पहुंचने वाली पीक वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है, तो हमको BP चाहिए। BRMS तो हम लोग जानते ही हैं, जो आप जो कहते हैं ना कि घर में कितनी बिजली आ रही है, 230 वोल्ट या 240 वोल्ट, तो ये आपकी RMS वैल्यू होती है। और हमको निकालना है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा फार्मूला है BP इक्वस टू √, ठीक है, BRMS, यही तो फार्मूला है। तो अब आप देख लीजिए, √2 इंटू BRMS वैल्यू कितनी होती है? 240 वोल्ट या 230 माना है इन्होंने, 230 से मल्टीप्लाई कर दो √2 को, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 324 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, 324 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारे 230 वोल्ट पे जो वोल्टेज आते हैं उनकी पीक वैल्यू हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी 324 वोल्ट होगी। ओके, नेक्स्ट कहना है वो प्रोब जिसके द्वारा सर्किट को बिना डिस्टर्ब किए धारा मेजर की जा सकती है। ऑप्शन ए वोल्टेज प्रोब, ऑप्शन बी करंट प्रोब, धारा प्रोब, ऑप्शन सी 10/10⁻1 और डी लूप प्रोब। देखिए, करंट को मेजर करने के लिए ऐसी प्रोब जो करंट को डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसी प्रोब जो करंट को डिस्टर्ब ना करे, सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, तो वो कौन सी प्रोब हो सकती है? वो करंट प्रोब ही हो सकती है, धारा प्रोब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि किसी एसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू 10 वोल्ट है तो आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए इनका भी एक फार्मूला है, उसको आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। एक आपने पढ़ा होगा फॉर्म फैक्टर। जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है F इक्वस टू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो देखिए, फॉर्म फैक्टर जो होता है वो साइनसोइडल वेव का जो होता है, साइनसोइडल वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन्होंने एवरेज वैल्यू दे रखी है और आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगा दीजिए वही वाला। तो आपको आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करना होगा? आरएमएस वैल्यू इक्वस टू 1.11 मल्टीप्लाई बाई कौन सी? एवरेज वैल्यू। तो देखिए निकाल जाएगा 1.11 मल्टीप्लाई एवरेज वैल्यू कितनी? 10। तो ये इक्वस टू निकल के आएगा आपका 11.11। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक मेजरमेंट सिस्टम में होता है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो मेजरमेंट का काम करता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए सेंसर, ऑप्शन बी वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट्स, ऑप्शन सी सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि जो मेजरमेंट सिस्टम होता है उसमें फिजिकल वैल्यू को मेज़र करना होता है, फिर उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और फिर उस सिग्नल को प्रोसेस करना होता है। तो ये तीनों चीज़ें ही होनी चाहिए एक मेजरमेंट सिस्टम में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहे हैं कि एक एमीटर को मेजरमेंट हेतु सर्किट में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन ए सीरीज इन सर्किट एंड करंट टू बी मेजर्ड फ्लो थ्रू इट, ऑप्शन बी सीरीज इन सर्किट एंड
पार्ट ऑफ द करेंट टू बी मेजर्ड फ्लो थ्रू इट, ऑप्शन सी पैरेलल इन ए सर्किट एंड करेंट टू बी मेजर्ड फ्लो थ्रू इट, ऑप्शन डी पैरेलल इन ए सर्किट एंड ओनली पार्ट ऑफ द करेंट टू द मेजर फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सीरीज में लगाया जाता है मीटर को। देखिए वैसे तो करंट मेजर करने के लिए, ठीक है, इसको सीरीज में लगाया जाता है जब हमको करंट मेजर करनी हो। ठीक है, इसको किस में लगाते हैं? सीरीज में। सीरीज में लगाते हैं और जो करंट जो होता है वो उसके थ्रू पास होकर के जाती है, तभी हम उसको मेजर कर पाते हैं। और वोल्टमीटर उसके पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर सीरीज में लगाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये कह रहा है कि CRO के स्क्रीन का बाहरी प्लास्टिक कवर जिस पर वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल डिवीजन बनी होती है कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रेटिक्यूल, ऑप्शन बी एक्वाडैग, ऑप्शन सी फास्फर, ऑप्शन डी इंटेंसिटी कंट्रोल। देखिए CRO की स्क्रीन का जो बाहरी प्लास्टिक कवर होता है जिस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन बनी होती है, जहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, करंट को मेज़र करते हो, तो वो ग्रेटिक्यूल कहलाता है। ठीक है, ग्रेटिक्यूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहना है फोकसिंग एनोड को कहा जाता है। जो आपके CRO में जो CRT होती है उसमें जो फोकसिंग एनोड होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बीम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन कंट्रोल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन लेंस। तो देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो फोकसिंग एनोड होता है वो उसको हम इलेक्ट्रॉन लेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये कहना है CRO का निम्न सर्किट ये एंज्योर करता है कि आप तरंग की एक से ज़्यादा साइकिल भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। कौन सा सर्किट है? टाइम बेस्ड जनरेटर। ऑप्शन ए टाइम बेस्ड जनरेटर, ऑप्शन बी ब्लैंकिंग, ऑप्शन सी होल्ड ऑफ, ऑप्शन डी डिफरेंशिएटर। तो देखिए होल्ड ऑफ, CRO की स्क्रीन पर अगर आपने साइनसॉइडल वेव को देखा होगा तो वो मूव करती हुई नज़र आती है, लेफ्ट से राइट मूव करती हुई नज़र आती है, तो उसको हम नहीं देख सकते। तो उसको हमें देखने के लिए एक होल्ड ऑफ उसमें स्विच होता है, उसके थ्रू हम करंट जो वेव होती है उसको स्टेबल करते हैं, उसके बाद ही हम उसको उसकी एक से ज़्यादा साइकिल को देख पाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO का इनपुट इम्पीडेंस होता है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए 10 किलो ओम से 10 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी 1 मेगा ओम से 1 माइक्रोफैरड, 1 किलो ओम से 30 पिकोफैरड, और डी 1 मेगा ओम से 30 पिकोफैरड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो 1 मेगा ओम होता है और उसमें उसी इम्पीडेंस में जो आपकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो वैल्यू होती है वो 30 पिकोफैरड तक होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, पल्स जनरेशन हेतु प्रयोग किया जाता है। पल्स जनरेशन हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी हार्टली ऑसिलेटर, ऑप्शन डी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो देखिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, पल्स जनरेशन हेतु जो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि निम्न में कौन सातूत वेव उत्पन्न करता है? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी टाइम बेस्ड जनरेटर, ऑप्शन डी कॉलपिट ऑसिलेटर। तो ऑप्शन सी टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो सातूत वेव को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न से कौन साइन वेव उत्पन्न करता है? ठीक है, निम्न में से कौन साइन वेव उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी टाइम बेस्ड जनरेटर, ऑप्शन डी कॉलपिट ऑसिलेटर। तो देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो कॉलपिट ऑसिलेटर है वो साइन वेव को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन स्क्वायर वेव उत्पन्न करता है? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी टाइम बेस्ड जनरेटर, ऑप्शन डी कॉलपिट ऑसिलेटर। तो देखिए ऑप्शन ए
जो स्क्वायर वेव है वो आइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है उसको प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फास्ट एडीसी, एडीसी मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, तो सबसे फास्ट कौन सा होता है? रैंप टाइप, ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग टाइप, ऑप्शन सी सैक टाइप, ऑप्शन डी फ्लैश टाइप। देखिए जो सबसे फास्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो होता है फ्लैश टाइप, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक संवेदनशील उपकरण को पावर के फ्लैक्चुएशन से बचाती है कौन? यूपीएस, एसएमपीएस, बीन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज। देखिए ऑप्शन बी, जो संवेदनशील उपकरण है उसको फ्लैक्चुएशन से एसएमपीएस बचाता है, ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं एक 3 × 1/2 डिजिट मल्टीमीटर रीडिंग देगा, है ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सी कहाँ रीडिंग देगा, कितने डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है? तो ऑप्शन डी 000 से लेकर के 1999 तक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 मेगाहर्ट्ज सीआरओ में होता है, क्या होता है भाई? ऑप्शन ए 5 मेगाहर्ट्ज स्वीप, ऑप्शन बी 10 मेगाहर्ट्ज वर्टिकल ऑसिलेटर, ऑप्शन सी 10 मेगाहर्ट्ज हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, ऑप्शन डी 10 मेगाहर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 मेगाहर्ट्ज हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर। ओके, तो ये 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ठीक है, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और इसमें से अभी एक क्वेश्चन भी गायब है, 2 क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है, इसमें काउंटिंग भी गलत हो गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के हैं, इनको स्टडी करें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है।